मेरे देशवासियों, आज जब यह खुला खत पढ़ रहा हूं तो हम देश के 1.25 अरब लोग कोरोना के डर में जीने को अभिशप्त हैं। ऐसे में कोरोना के जिस सच को मैं लिखता रहा हूं, उसे आज खुले खत के रूप में पढ़ने की ज़रूरत महसूस कर रहा हूं। शुरू के हिस्से में इस महामारी की असलियत को ध्यान से सुनिए और बाद के हिस्से में इससे बचने और उबरने के उन उपायों की बात करूंगा जो आजमाए जा चुके हैं और खरे साबित हुए। सबसे पहले यह सोचिए कि कोरोना से अब तक कितने लोग मौत के शिकार हुए। जाहिर है, जब तक आप सोचेंगे तब तक 10-20 और अनंत की यात्रा पर निकल चुके होंगे। संक्रमण के शिकार कितने हैं, इसकी गिनती करना और बेकार है, क्योंकि रफ्तार बेतहाशा है। रोज़ रोज़ की रिपोर्टों और खबरों में जैसा दिख रहा है, उस हिसाब से ऐसा ही सोचा और कहा जा सकता है। पर इस पूरे कोरोना परिदृश्य को देखने का एक दूसरा नज़रिया भी हो सकता है। वह यह कि कई और बीमारियों के फैलने की रफ्तार भी करीब करीब कोरोना जैसी ही रही है, लेकिन उनमें इस तरह से जांचें नहीं की जाती थीं, तो उनके बारे में हम ज़्यादा जान नहीं पाते थे। साधारण फ्लू की ही बात कर लें। जिस अमेरिका में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं, वहाँ के आंकड़ों पर निगाह डालिए। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC की वेबसाइट पर 1 अक्टूबर 2019 से 4 अप्रैल 2020 तक की फ्लू की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि इस दौरान अमेरिका में 3 करोड़ 90 लाख से 5 करोड़ 60 लाख तक लोग फ्लू के शिकार हुए। 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ 60 लाख लोगों ने इसके लिए मेडिकल सलाह ली। 4,10,000 से 7,40,000 तक लोग अस्पतालों में भर्ती हुए। मरने वालों के बारे में अनुमान है कि इनकी संख्या 24,000 से 62,000 के बीच होगी। CDC ने ही 2018 की रिपोर्ट दी है कि उस साल साधारण फ्लू से अमेरिका में 80,000 से ज़्यादा लोग मौत के शिकार हुए, जो 4 दशकों में सबसे बड़ी संख्या है। सामान्य निष्कर्ष यह है कि अमेरिका जैसे देश में फ्लू से हर साल 40-50 हज़ार या इससे कुछ ज़्यादा लोग मरते ही हैं। इसी तरह बीते मई महीने की रिपोर्ट है कि जब अमेरिका में कोरोना बेतहाशा फैल रहा था, तो उन कुछ हफ्तों में वहाँ के अस्पतालों में फ्लू के मरीज ना के बराबर आए। सवाल है कि जिस देश में करोड़ों लोग हर साल फ्लू से संक्रमित होते हैं और लाखों अस्पताल पहुंचते हैं, वहां इस बार ऐसा कैसे हो गया? क्या फ्लू के मरीज धरती में समा गए? निष्कर्ष साफ है कि पहले कोरोना वायरस की पहचान नहीं थी, तो फ्लू का मरीज बस फ्लू का माना जाता था। अब कोरोना की पहचान के बाद फ्लू वाले मरीज भी कोरोना में रूपांतरित हो गए, क्योंकि कोरोना भी अंततः फ्लू वायरस ही है। अमेरिका में कोरोना से हुई मौतों में फ्लू, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, मधुमेह वगैरह की वजह से हुई मौतों की छंटाई की जाए तो कोरोना से मरने वाले लोग सिर्फ 1,000-2,000 तक सिमट कर रह जाएंगे। यहाँ यह भी समझ लेना ठीक रहेगा कि भारत में फ्लू से हमेशा से ही बहुत कम मौतें होती रही हैं। कारण कि यहाँ के खान पान में जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। इसके अलावा यहाँ के बच्चे आमतौर पर धूल मिट्टी में खेल खेल कर बड़े होते हैं और उन्हें साल में 4-6 बार सर्दी जुकाम फ्लू होता ही है, तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसे वायरस के खिलाफ ज़्यादा मजबूत होती है। संक्रमण यहाँ भी होगा ही, पर सिर्फ वायरस पॉजिटिव होने का मतलब बीमार होना नहीं है। भारत में केवल फ्लू से कोई मर जाए ऐसा बहुत कम होगा, या उन्हीं लोगों में होगा जो बहुत हद तक पिज्जा बर्गर संस्कृति की गिरफ्त में आ चुके हैं। सच तो यह है कि इन दिनों हमारी रसोई के हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, लौंग जैसे मसाले भी हमारी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं। कोरोना से हो रही मौतों में एक और बड़ा पेच है। इन मौतों को किस आधार पर कहा जाए कि ये सब मौतें सचमुच कोरोना से ही हुई हैं या हो रही हैं? सामान्य नियम यह बना दिया गया है कि कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी से मरे, पर अगर उसकी जांच में कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई, भले ही कोरोना के कोई लक्षण न हो या वायरस ने जरा भी असर न दिखाया हो, तो भी उसकी मौत कोरोना से मानी जाएगी। हाल यह है कि दुर्घटना के शिकार व्यक्ति में कोरोना मिल जाए तो डॉक्टर उसकी मौत को कोरोना से हुई मौत लिख सकता है। निमोनिया और साधारण फ्लू से होने वाली तमाम मौतें आंख मूंद कर कोरोना से हुई मौतों के रूप में दर्ज की जा रही हैं। भारत में फिर भी गनीमत है, पर अमेरिका की खबरें हैं कि वहाँ दूसरी तमाम मौतें बिना पूछे ही कोरोना में दर्ज हो रही हैं। इटली के बारे में कुछ रिसर्च ऐसी आई है कि वहाँ की मौतों में से केवल 10% मौतों को ही कोरोना से हुई मौतें माना जा सकता है। इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि कोरोना की मौतों में दूसरी बीमारियों से होने वाली तमाम मौतें भी जुड़ी हुई हैं। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि हर 100 में 95 या 98 मौतें महज कोरोना की वजह से नहीं हैं। एक उदाहरण से इसे और आसानी से समझ सकते हैं। कोरोना काल से पहले की स्थिति यह थी कि अगर किसी अस्थमा के रोगी को फ्लू हो जाए, धीरे धीरे तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए और अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसकी मौत हो जाए, तो डॉक्टर उसकी मौत को अस्थमा से हुई मौत लिखता था। मरीज का रिश्तेदार अगर कहे कि डॉक्टर साहब, जब से इन्हें सर्दी जुकाम हुआ तब से तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो डॉक्टर डपट कर कह देता था कि रोगी की मुख्य बीमारी अस्थमा थी, इसलिए उसकी मौत अस्थमा से हुई। अगर कोरोना पर रोज रोज शोर न मचाया जा रहा होता तो वही वाली स्थिति आज भी दिखाई देती। कोरोना से हो रही मौतों की सही स्थिति सामने लाने का एक तरीका यह है कि अन्य बीमारियों के आंकड़े भी कोरोना के ही समानांतर प्रतिदिन जारी किए जाएं।
ऐसा होने लगे तो सोचिए क्या तस्वीर बनेगी। कोरोना के समानांतर न्यूमोनिया जैसी बीमारी में मौतों की संख्या 25-30 गुना ज़्यादा दिखाई देगी। हम सिर्फ एक बीमारी के सही या गलत आंकड़े मीडिया के मार्फत हर दिन सामने देख रहे हैं तो इसका ही भय हमारे सिर पर सवार हो रहा है। इस तरह से एक तरफ तो इन मौतों को सिर्फ कोरोना से हुई मौतें नहीं कहा जा सकता, दूसरी तरफ अगर सिर्फ कोरोना की वजह से 1-2 लाख मौतें भारत में हो भी जाएं तो भी इसे महामारी किसी भी दृष्टिकोण से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा मौतें टीबी, मधुमेह जैसी दूसरी कई बीमारियों की वजह से होती ही हैं। बस फ़र्क इतना है कि इनके आंकड़े हर दिन हर घंटे 2 घंटे पर जारी नहीं किए जाते। निमोनिया जैसी बीमारी से 1.5 लाख से ज़्यादा लोग तब के हाल में मरते हैं जबकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी हालत बिगड़ने पर डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज कराता है। अगर निमोनिया का इलाज न किया जाए तो सोचिए कि कितने लोग मौत के मुँह में जाएंगे। यह संख्या करीब 8-10 लाख होगी। ठीक इसके विपरीत कोरोना का सच यह है कि अभी तक इसका इलाज खोजा ही नहीं जा सका है। मतलब कि कोरोना संक्रमण या कहें कोविड-19 का इलाज हो ही नहीं रहा है और जो हो रहा है वह बस बुखार कम बनाए रखने की जुगत है। किसी दिन इस रहस्य पर से भी पर्दा उठ सकता है कि कोरोना से लोगों की मौतें घरों के बजाय अस्पतालों में इलाज के दौरान ज़्यादा हुई हैं और इस वजह से हुई हैं कि बीमारी की दवा के अभाव में मरीजों पर भांति-भांति की दवाओं का एक तरह से ट्रायल होता रहा और गलत दवाएं देने की वजह से वे मौत के शिकार हो गए। पहले से डायबिटीज, हृदय रोग वगैरह की 4-6 दवाएं खा रहे एक व्यक्ति पर एंटी मलेरिया, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और यहाँ तक कि एड्स तक की दवाओं का ट्रायल किया जाता रहा। सोचिए कि ऐसे में कौन जिंदा बच पाएगा और कौन काल कवलित हो जाएगा। अगर WHO को आए दिन कुछ दवाओं के इस्तेमाल पर पाबंदी लगानी पड़ रही है तो इसका साफ मतलब है कि उन दवाओं ने मरीजों की जान सांसत में डाली। यह अजब सच है कि बीमारी की वजह से कम और क्वारंटाइन की वजह से लोग ज़्यादा हलकान हुए हैं और शमशान पहुँचे हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि वेंटिलेटर अंततः मौत की मशीन बन गया है। जो वेंटिलेटर पर ले जाए गए उनके जीवित बचकर बाहर आने की संभावना ना के बराबर है। जो बच भी गए तो अपंगों जैसा जीवन जीने को अभिशप्त हो। वायरस की अनुपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता, पर यह भी सच है कि हम में से किसी ने इसे नहीं देखा है, बल्कि प्रयोगशालाओं के अभाव में बड़े बड़े डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की बिरादरी में से 99% ने कोरोना वायरस नहीं देखा है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कहे उसी को आंख मूंद कर हम मान रहे हैं। यह संस्था अब तक अमेरिका के इशारे पर काम करती थी, पर अब अमेरिका इससे नाराज़ है। अमेरिका को सही समय पर जानकारी न देने का आरोप तो है ही, आरोप यह भी है कि WHO चीन के साथ मिलकर वैश्विक साजिश रच रहा है। चीन की बात आई है तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि आखिर चीन के सिर्फ एक ही शहर तक वायरस क्यों सिमट कर रह गया, बाकी शहरों तक क्यों नहीं फैला? क्या कोरोना की चीन से कोई रिश्तेदारी थी जो उसने बाकी चीन को बख्श दिया? चीन के लोग अपने देश में सबसे ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह को जाते रहे होंगे, पर वुहान के अलावा पूरे चीन को छोड़कर पूरी दुनिया में फैल गया यह वायरस। कहने को कहा गया कि चीन ने ये कड़े कदम उठाए, वे कड़े कदम उठाए, पर वैसे ही कड़े कदम दुनिया के तमाम देशों ने उठाए और नतीजे में कोरोना के आगे पस्त होते गए। यह दिलचस्प है कि जो चीन अपनी बातें अपनी सरहदों से बाहर नहीं निकलने देता, वह कोरोना के मामले में खुद वीडियो और खबरें जारी कर करके दुनिया को बता रहा था कि कैसे वुहान को लॉकडाउन किया जा रहा है और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क जैसी चीज़ों को अनिवार्य करके कोरोना को फैलने से रोकने की युद्ध स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कि चीन पूरी दुनिया को दिखाकर प्रेरणा या कहें कि ट्रेनिंग दे रहा था कि लॉकडाउन कैसे करना है या कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है, मास्क और हैंड सैनिटाइजर कैसे इस्तेमाल करना है। कुल नतीजा यह निकला कि इधर पूरी दुनिया ठप हो गई और उधर चीन पूरी तरह से चालू हो गया। उसके कारखाने रात दिन उत्पादन में लगे रहे। WHO और चीन की मिलीभगत के आरोप की मजबूती इस बात में भी है कि WHO के अध्यक्ष टेड्रास चीन के ही समर्थन से इस पद पर काबिज हुए थे। WHO की संदेहास्पद भूमिकाओं का आरोप एक और कारण से प्रबल हो जाता है। इसके लिए थोड़ा अतीत में जाने की ज़रूरत है। पहले WHO की महामारी की परिभाषा में 2 बातें शामिल थी। एक बात यह थी कि वायरस नया हो और उसके प्रति लोगों में इम्यूनिटी ना हो तो महामारी की बात सोची जा सकती है। दूसरी बात यह थी कि सामान्य बीमारियों की तुलना में अगर 6 गुना मौतें हो रही हों तो महामारी की स्थिति बनती है। वायरस का नया होना और मौतों का 6 गुना होना, दोनों बातें साथ साथ थीं। 4 मई 2009 को WHO ने महामारी घोषित करने की शर्तों में से 6 गुना मौतों वाली बात हटा दी, यानी वायरस के नए होने मात्र से किसी बीमारी को महामारी घोषित किया जा सकता है। आपको याद होगा कि इसके ठीक अगले महीने यानी जून 2009 में स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया गया। बात यहाँ तक भी गनीमत थी, पर मामला तब और संगीन हो गया जब कुछ समय बाद ही फार्मा कंपनियों के साथ WHO के गठजोड़ की बात उठी और ब्रिटेन की संसदीय समिति ने उसमें $18 मिलियन का घोटाला पकड़ा। बातें बहुत हैं, पर फुटकर में भी काफ़ी कुछ समझा जा सकता है। शायद ही किसी को WHO का वह शुरुआती बयान भूला होगा जिसमें उसने कहा था कि कोरोना की वजह से दुनिया भर में 2 करोड़ लोग मौत के शिकार हो सकते हैं।
उसका सहयोग कर रही कुछ और रिपोर्टें बता रही थीं कि मौतों की संख्या 6-7 करोड़ तक जा सकती है। लांसेट जैसी एलोपैथी की पुरजोर वकालत करने वाली पत्रिका WHO का कायदे से साथ देती रही है। दुनिया के कई देशों में होम्योपैथी, आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धतियों पर पाबंदी लगवाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। जो भी हो, मौतों का 2 करोड़ या 6-7 करोड़ का आंकड़ा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, तो लग रहा है कि इसे पूरा करने के लिए अब और तरीके आजमाए जा रहे हैं। इस क्रम में WHO का एक बयान आया है कि संक्रमण का दूसरा दौर और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सवाल जायज़ है कि डरा डरा कर लोगों को मारने का कहीं अभियान तो नहीं चलाया जा रहा? ज़्यादा लोग मरेंगे नहीं तो इसे महामारी कैसे कहा जा सकेगा? कम लोग मरेंगे तो खौफ कम होगा और फिर वैक्सीन, दवाओं, टेस्ट किट और भांति भांति के मेडिकल उत्पादों का धंधा कैसे बढ़ेगा? आए दिन खबरें आ रही हैं कि कैसे कोरोना के नाम पर प्राइवेट अस्पताल और डॉक्टर कई लाख रुपए का बिल मरीजों को पकड़ा रहे हैं। संवेदनशील और आमजन की सेवा में ईमानदारी से लगे डॉक्टर प्रशंसा के पात्र हैं और कृपया खुद को वे इस आरोप से बरी समझें। पर संदेह की एक बड़ी वजह यह भी है कि जिस संगठन की जिम्मेदारी संसार की सेहत के लिए काम करने की है, वह महामारी जैसी स्थितियों में भी सभी पैथी वालों को साथ बैठाकर इलाज की संभावनाएं तलाशने के बजाय सिर्फ एलोपैथी के साथ खड़ा होता है और बाकी को अपनी गाइडलाइन के बाहर रखता है। यहाँ यह भी जानना दिलचस्प है कि कोरोना का खौफ शुरू हुआ तो शुरू में आयुर्वेद का मजाक उड़ाया गया कि इससे भला इस बीमारी में क्या होगा। पर आज का हाल यह है कि अस्पतालों में जिन्हें आयुर्वेदिक काढ़ा और हल्दी दूध वगैरह दिया जा रहा है, वे ही ज़्यादा अच्छे से ठीक होकर घर जा रहे हैं। जर्मनी जैसे देश में जहाँ जहाँ होम्योपैथी दी गई वहाँ मौतें नहीं हुई, पर एलोपैथी लॉबी इस बात को भी जग जाहिर नहीं होने देना चाहती, किसी भी तरह खारिज कर देना चाहती है। WHO की बात चली है तो एक बात पर और ध्यान दे लेना चाहिए। WHO ने हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष क्यों बनाया? भारत की बारी आना एक बात है, पर भारत के स्वास्थ्य मंत्री का ही चुनाव कर लेना दूसरी बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका का विरोध झेल रहे इस संगठन ने अपनी साख बचाने के लिए हमारे सीधे साधे स्वास्थ्य मंत्री को मोहरा बना लिया है कि कम से कम भारत जैसे बड़े देश की ओर से उसके खिलाफ विरोध का कोई स्वर न उठे। इसके अलावा भारत के साथ अमेरिका की बढ़ती दोस्ती के चलते अमेरिका का रुख नरम करने में भी मदद मिल सकती है। अजीब बात है कि वैश्विक संस्थाओं से लेकर हमारा मीडिया तक डर का माहौल बनाने में जैसे प्राणपण से लगा हुआ है। अगर कोरोना संक्रमण के आंकड़े इस तरह से रोज रोज देने जरूरी हैं, तो क्या अन्य बीमारियों के आंकड़े रोज रोज नहीं दिए जाने चाहिए? सच्चाई यही है कि जिन बीमारियों में इससे ज़्यादा मौतें होती हैं, अगर उनकी भी बुलेटिन हर दिन जारी की जाए तो आश्चर्यजनक रूप से कोरोना का सारा भय भाग जाएगा। एक बात समझिए कि महामारी की हालत पैदा होने पर बिना मीडिया के शोर मचाए भी संकेत मिलने ही लगते हैं। दशकों पहले जब महामारियां आई हैं, आज की तरह मीडिया नहीं था। गांव कस्बे से जब आए दिन लाशों पर लाशें निकलती थीं तो पता चल जाता था कि महामारी है और लोग गांव कस्बा छोड़कर कुछ दिनों के लिए पास पड़ोस के नदी किनारे डेरा जमा लेते थे। आज का हाल यह है कि मीडिया क्षण क्षण अपडेट देना बंद कर दे अथवा लोग ही 2-4 दिन खबरों से निगाह हटा लें तो ज़रा भी पता नहीं चलेगा कि कहीं कोई महामारी है। खबरों से नज़र हटते ही सारा डर खत्म हो जाएगा। साल 6 महीने में जैसे पहले मोहल्ले कस्बे का कोई व्यक्ति अल्लाह को प्यारा हो जाता था, वैसे ही आज भी हो रहा है। उल्टे भारत में मौतों की संख्या कम हो गई है। हृदय रोग, रक्तचाप, मधुमेह वगैरह से पीड़ित लोग आजकल कुछ ज़्यादा सावधान हो गए हैं। लोग चाय की जगह आयुर्वेद काढ़ा, गिलोय वगैरह लेने लगे हैं। लोगों को इस बात का डर है कि तबीयत खराब होने पर पता नहीं अस्पताल में जगह मिलेगी या नहीं, तो एक बड़ी आबादी है जो सेहत के प्रति सचेत हो गई है। हम सिर्फ कोरोना के आंकड़े सुन रहे हैं तो लग रहा है कि दुनिया मरी जा रही है, पर अन्य बीमारियों के आंकड़े दिए जाएं तो पता चलेगा कि कम से कम भारत में मौतों की कुल संख्या कम हो गई है। खबरें आ रही हैं कि कहीं 60% तो कहीं 90% तक प्रसव अस्पतालों के बजाय घरों में सुरक्षित हो रहे हैं। शमशान वाले बता रहे हैं कि जहाँ पहले दाह संस्कार के लिए 10 लोग पहुँचते थे, अब 3-4 लोग ही पहुँच रहे हैं। जाहिर है कुछ बात तो है, क्योंकि मृतक का दाह संस्कार किया ही जाएगा, कोई घर में लाश रखकर सड़ाएगा तो है नहीं। अगर मीडिया में जब तक चलने वाली खबरों का कोई हवाला देना चाहे कि कोरोना से बड़ी संख्या में हो रही मौतों की वजह से कब्रिस्तानों में लाशों को दफनाने की जगह कम पड़ गई, तो ऐसा वही लोग सोच सकते हैं जो बुद्धि के पैदल हैं। यह बात ज़रूर है कि डर का माहौल और बढ़ जाए तो भविष्य में ऐसी स्थिति आ भी सकती है, पर पहले तो यह सोचना चाहिए कि अभी हाल एक दिन में कितनी मौतें हो रही हैं। अब तक एक दिन में सबसे ज़्यादा करीब 400 मौतें हुई हैं। मान लीजिए कि यह संख्या 1000-2000 भी हो तो मुश्किल वाली बात तभी होगी जबकि ये सभी मौतें सिर्फ 1 या 2 स्थानों पर हुई हों। मौतों की यह संख्या पूरे देश के लिए है। ऐसे में सोचने की बात है कि 1.25 अरब से ज़्यादा की आबादी वाले इस देश में क्या सिर्फ एक ही शमशान या कब्रिस्तान में इन सभी लाशों की लाइन लगेगी?
असल में पहले भी ऐसा होता ही रहा है कि किसी दिन शमशान पर कुछ ज़्यादा लाशें आ जाएं तो प्रक्रिया पूरी करने में ज़्यादा समय लग जाता था। अब का हाल यह है कि मीडिया कोरोना की खबर ढूंढने के लिए कैमरा लेकर शमशान तक में मुस्तैद हो गया है। 2-4 लाशें ज़्यादा आ जाएं और कोरोना से डरे कर्मचारी लाशों का काम निपटाने में देरी कर दें तो एंकर तस्वीरें दिखा दिखा कर चिल्लाने लगता है कि कोरोना का कहर देखो कि शमशान कब्रिस्तान में लाशों की लाइन लगी है और अब दफनाने जलाने के लिए जगह ही नहीं बची है। मीडिया की सनसनी पैदा करने की आदत पर ध्यान दीजिए तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। शमशान घाटों पर कोरोना मरीजों की संख्या अगर कहीं ज़्यादा दिखाई दे रही है तो इसका एक और रहस्य समझिए। यह बात ध्यान देने की है कि अगर किसी की कोरोना से मौत हुई है तो उसका अंतिम संस्कार चाहे जिस शमशान घाट पर नहीं किया जा सकता। ढेर सारे शमशान घाटों में से सिर्फ कुछ घाट कोरोना वालों के लिए चिन्हित किए गए हैं। अब ज़रा सोचिए, एक तरफ दूसरी कई बीमारियों से हो रही तमाम मौतें सिर्फ वायरस पॉजिटिव होने की वजह से कोरोना में शामिल हैं और दूसरी तरफ इनके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाटों की संख्या सीमित कर दी गई है। ऐसे में स्पष्ट है कि जो लाशें विभिन्न शमशान घाटों में बंट जानी थी वे सिर्फ कुछ शमशान घाटों तक सीमित हो जाएं तो वहाँ जब तब लाशों की संख्या ज़्यादा दिखाई दे तो इसमें आश्चर्य की क्या बात। आइए यहीं पर कोरोना से हो रही मौतों की वास्तविक संख्या पर भी एक अलग ढंग से विचार करते हैं। कोरोना में डेथ रेट या कहें मृत्यु दर कितनी है? सामान्य प्रचार 2 या 3% का है, पर वास्तव में यह है केवल 0.01%। डर का माहौल थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो ज़रूर इसमें कुछ और वृद्धि हो सकती है। 0.01% मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, आप खुद आसानी से यह प्रतिशत निकाल सकते हैं। जब यह खत पढ़ रहा हूँ तो आज भारत में 21 जून को कुल मौतें हुई हैं 13,278। इसे आप 15,000 मान लीजिए। अभी हाल कुल मेडिकल टेस्ट की संख्या है 66 लाख, इसे आप 70 लाख मान लीजिए। कोरोना पॉजिटिव मिले हैं 4,11,727 यानी 4.25 लाख के आसपास। इस हिसाब से अगर देश की पूरी आबादी का मेडिकल टेस्ट हो जाए तो कोरोना पॉजिटिव या संक्रमित 7 या 8 करोड़ या 10 करोड़ के आसपास मिलने चाहिए। संक्रमितों की संख्या के हिसाब से हमारे देश में मरने वाले होने चाहिए 22 से 25 लाख के आसपास, लेकिन वास्तव में मौतों के मामले में संख्या 13,500 का ही सही है, क्योंकि रोज़ रोज़ की मौतें सामने हैं और वे छिपाई नहीं जा सकती। मरने वालों की गिनती में 150 तो इधर उधर हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे देश में लोग अपने प्रियजनों की लाशें घरों में रखकर सड़ाएंगे और छिपाएंगे। अब यहीं पर यह समझिए कि मृत्यु दर निकालने में नासमझी या घोटाला क्या हो रहा है। अभी तक जितनी जांच हुई है उस हिसाब से मृत्यु दर निकालना नाइंसाफ़ी है, सरासर गलत है। आप जांच कम कर पा रहे हैं, यह आपकी असमर्थता है। मौत तो मौत है, वह हो ही रही है। मौत को इस बात से लेना देना नहीं है कि आप कम जांच कर पा रहे हैं या ज़्यादा। कम या ज़्यादा जांच करने से मौत कम या ज़्यादा नहीं हो जाएगी। कम या ज़्यादा जांच करके इलाज की सुविधाएं बढ़ाना या घटाना एक दूसरा मुद्दा है। बहरहाल हो रही जांचों से संक्रमितों का जो प्रतिशत निकल कर आ रहा है उस हिसाब से जांच पूरी कर ली जाए और कुल 7, 8 या 10 करोड़ संक्रमित चिन्हित कर लिए जाएं तो हमारे देश में मृत्यु दर बनेगी 0.01% या 0.01%। इसका अर्थ यह है कि हर 1 लाख कोरोना पॉजिटिव में से 10 लोग मौत के शिकार होंगे, वह भी तब जबकि इनमें दूसरी बीमारियों की वजह से मौत के मुहाने पर खड़े कोरोना पॉजिटिव भी शामिल होंगे। इस मृत्यु दर को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर पूरी दुनिया के लिए सच मान सकते हैं। यह बेहद कम है और कई दूसरी बीमारियों के पासंग भी नहीं ठहरती। एक दूसरे अर्थ में कहें तो कोरोना की अपनी कोई स्वतंत्र मारक क्षमता है ही नहीं, क्योंकि वे ही लोग इससे मर रहे हैं जो पहले से कुछ गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं। माहौल में पसरे डर और अस्पतालों में गलत दवाओं की वजह से हुई या हो रही मौतों का भी सवाल तो है ही। वास्तव में यह समस्या बहुत हल्की हो सकती थी, पर कुछ शक्तियां शायद इसे हल्का बनाना नहीं चाहती और हमारी सरकार को जाने अनजाने उनके कहे अनुसार ही चलना पड़ रहा है। सेहत पर हमारा अपना मजबूत तंत्र होना चाहिए था, हमारी अपनी हेल्थ एडवाइजरी होनी चाहिए थी, पर हमने खुद को पश्चिमी तंत्र के रहमो करम पर छोड़कर खुद की संभावनाशील पद्धतियों तक को उपेक्षा का शिकार बना दिया है। अगर हमने आयुर्वेद होम्योपैथी पर ज़रा भी भरोसा किया होता तो संक्रमण भले कितना ही बढ़ जाता, पर हमारे देश को इतनी भी मौतों का सामना न करना पड़ता। दिलचस्प है कि तमाम किंतु परंतुओं के बीच जब कुछ जगहों पर आयुर्वेद और होम्योपैथी को ट्रायल की छूट दी गई तो ये पैथियाँ ही सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुई हैं। अच्छी बात तो यह होगी कि एलोपैथी का योगदान जहाँ बेहतर हो सकता है उसका इस्तेमाल वहीं किया जाए। बहरहाल आने वाले दिनों में WHO का 2 करोड़ या इससे ज़्यादा मौतों का आंकड़ा सच साबित हो जाए तो आश्चर्य नहीं है। जांचों को तेज़ करने के लिए कई और किट बाजार में आने को तैयार हैं। याद रखने की बात है कि किसी और बीमारी में अभी तक इस तरह से जांचें नहीं की गई थी, इसलिए उनमें पॉजिटिव निगेटिव की इस तरह से बड़ी संख्या भी नहीं दिखाई दे रही थी। जाहिर है बढ़ती जांचों के साथ संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई देगी तो डर और डरावना होता ही जाएगा
और तब बढ़ती मौतों का कारण खतरनाक वायरस नहीं, खतरनाक डर होगा। कोई रिसर्च इस बात की आ जाए कि कोरोना का अगला हमला हृदय रोगियों के लिए सबसे ज़्यादा घातक होगा, तो यकीन मानिए लाखों हृदय रोगी दिन रात डरे डरे रहेंगे और इनमें से हज़ारों इस वजह से मौत के मुंह में चले जाएंगे। दूसरे रोगों पर ऐसी रिसर्चें सामने लाई जाएं तो उनमें भी ऐसा ही होगा। आसान सा मनोविज्ञान है कि अगर अगल बगल कई लोगों को खुजली हो रही हो तो आप भी खुद को 1-2 बार खुजा ही लेते हैं। सच है कि डर फैलाने में कामयाबी मिल चुकी है। डर का व्यापार चल रहा है। इस डर ने अच्छे अच्छों को डरा दिया है। जो लोग कोरोना को साजिश बताते नहीं थक रहे थे, उनमें से भी काफ़ी लोग डर कर चुप्पी साध चुके हैं। आलम यह है कि सर्दी जुकाम या गले में खराश लिए एक व्यक्ति कई दिनों से ठीक ठाक काम पर लगा हुआ था, पर कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मिलते ही घबराकर आनन फानन में अस्पताल में जाकर भर्ती हुआ। अनावश्यक एंटीबायोटिक वगैरह दी गई और अच्छा भला यह व्यक्ति इलाज के दौरान चल बसा। मेरे एक परिचित के यहाँ यह हुआ। डर एक ऐसी चीज़ है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करती है। यह रिसर्च तो अब बहुतों को रट गया है कि सामान्यतः 80 और कई बार 90% बीमारियां मानसिक तनाव की वजह से पैदा होती हैं। सोचिए कि डर की वजह से भयंकर मानसिक तनाव में जा चुके एक व्यक्ति की हालत क्या होगी। आज के माहौल में डर इतना व्याप्त है कि हिम्मती से हिम्मती व्यक्ति को भी बता दिया जाए कि वह कोरोना पॉजिटिव है तो ऊपर से भले कहे कि वह डरता नहीं है, पर 24 घंटे उसके मन में डर इस बात का बना ही रहेगा कि कहीं वह मर न जाए। कमाल है कि मरने वाले बहुत कम, पर मरने का डर बहुत ज़्यादा। मरने वालों की संख्या सचमुच बढ़ जाएगी, तब सोचिए कि डर का हाल क्या होगा। अगर शोध किया जाए तो पता चलेगा कि कुल मौतों में महामारी के भय से मरने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। डर का हाल यह है कि कोरोना पॉजिटिव की खबर मिलते ही कुछ लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। अस्पताल की 7वीं मंजिल से मरीज के कूदने की घटना जेहन से अभी गई नहीं है। साधारण लोगों की बात छोड़िए, IRS अधिकारी तक कोरोना के खौफ में तेजाब पीकर आत्महत्या कर लें तो इसे आप क्या कहेंगे। कोरोना दिमाग में इतने गहरे तक उतार दिया गया है कि अच्छे भले समझदार लोग भी इसे बेहद खतरनाक बीमारी मानने लगे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वे कोरोना को पहले ज़्यादा गंभीर नहीं मानते थे, पर उनके पड़ोस में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हुई और चलने फिरने में असमर्थ हो गया तो उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया। इस पूरे घटनाक्रम से उन पर ऐसा असर पड़ा कि वे भी कोरोना को गंभीर बीमारी मानने लगे। स्वाभाविक है, पर इसे समझने की ज़रूरत है। सच्चाई यह है कि हर 4-6 महीने या साल 2 साल में ऐसा हमारे साथ होता ही है कि हमारे आसपास किसी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाए और हम उसे अस्पताल पहुंचाएं। तब किसी खास बीमारी पर हमारा फोकस नहीं होता तो हम उसे खास तरह से नहीं देखते, रोज़मर्रा की बात मान लेते हैं। आज का हाल यह है कि किसी की तबीयत खराब होने पर हम उसमें कोरोना की भयावहता तलाशने लगते हैं। यह कुछ वैसे ही है जैसे कि कोई व्यक्ति भूत पर विश्वास करता हो और रात के अंधेरे में कहीं सुनसान में उसे निकलना पड़े तो दूर हवा से हिलते किसी पौधे में आदमी की शक्ल नज़र आने लगती है और भूत प्रेत समझकर वह थर थर काँपने लगता है। अब बात यह है कि वायरस तो वायरस, हम इसकी प्रकृति के बारे में नहीं जानते। जो बताया जा रहा उस पर भी बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह सब सच होता तो दुनिया के लॉकडाउन, फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर बेकार साबित ना होते। केवल खुशफहमी बनी हुई है कि हम ये सब अपनाकर सुरक्षित हो रहे हैं। आए दिन एक दूसरे की विरोधी रिसर्चें सामने आ रही हैं। आम आदमी को विज्ञान तकनीकी की गहराई ज़्यादा पता नहीं है तो वह हर रिसर्च पर आँख मूंद मूंद कर विज्ञान के नाम पर भरोसा कर लेता है, जबकि दर्जनों शोध इधर ऐसे आए हैं जो बुरी तरह से संदेहास्पद हैं। पहले के कई शोध गलत साबित होते हुए हम देख भी चुके हैं। जनवरी में कहा गया था कि गर्मी आते ही वायरस का फैलाव रुक जाएगा, पर हाल यह है कि यह और भी तेज फैल रहा है। जितनी दवाएं कारगर बताई गईं उनमें से ज़्यादातर फेल साबित हुई। एक तरफ आए दिन वैक्सीन बनाने के दावे किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कोरोना वायरस पिछले कुछ महीनों में कई बार अपने रूप बदल चुका है। मेडिकल वाली भाषा में कहें तो यह बार बार खुद को म्यूटेट कर रहा है। यह RNA वायरस है, इसलिए बार बार म्यूटेट हो रहा है। अगर यह बात सच है तो यह भी समझना चाहिए कि इस तरह के वायरस के लिए वैक्सीन बना पाना संभव नहीं होता। वैक्सीन आ भी गई तो ज़्यादा काम नहीं करेगी, क्योंकि तब तक वायरस अपने रूप में कई बार बदलाव कर चुका होगा। आज का हाल यह है कि ऐसे लोग भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं जिन्होंने ना कहीं की यात्रा की और ना ही किसी से मिले। मास्क, हैंड सैनिटाइजर की सावधानी बरतने में मुस्तैद तमाम लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं और डॉक्टर बताने में असमर्थ हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। दुनिया भर के मॉडल वायरस के आगे अंततः फेल साबित हुए हैं। हमारे देश में कुछ लोगों ने केरल मॉडल की तारीफ़ की है, पर मैंने केरल के बारे में जानना शुरू किया और लोगों से बात की तो बात कुछ की कुछ निकली। वहाँ की सरकार की मुस्तैदी ज़रा भी काम नहीं आई है। संक्रमण वहाँ भी कम नहीं है, पर असल में केरल की जीवन शैली में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिन्होंने वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी को इस वायरस से लड़ने के काबिल बनाया। याद रखिए कि केरल के संदर्भ में केरल आयुर्वेद एक मशहूर शब्द है और उसकी पहुँच वहाँ एलोपैथी अस्पतालों से ज़्यादा है। वहाँ की दिनचर्या में शामिल नारियल पानी के बारे में कहने
की ज़रूरत नहीं है कि संक्रमण जन्य ज्वर को काबू करने में मदद करता है। बातें फुटकर हैं, इसलिए फुटकर तौर पर मेडिकल जांच के तरीके पर उठ रहे सवालों पर भी निगाह डाल लेनी चाहिए। RT-PCR टेस्ट संदेह के घेरे में है। तंजानिया का वाकया ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। तंजानिया को RT-PCR टेस्ट किट भेजी गई। वहाँ के राष्ट्रपति को इस किट पर संदेह था तो उन्होंने बिना जाहिर किए पपीता, केला, बिल्ली, कुत्ता, गधा वगैरह के नमूने मनुष्यों के नाम रखकर लेबोरेटरी में भेज दिए। दूसरे दिन रिपोर्ट आई तो पपीता, केला, बिल्ली, गधा भी आदमी की तरह कोरोना पॉजिटिव निकले। बहरहाल उन्होंने टेस्ट किट बेरंग वापस भेज दिए। RT-PCR टेस्ट के बारे में निर्माता कंपनी का ही स्पष्टीकरण है कि 100 में से 1-2 लोगों की रिपोर्ट गलत आ सकती है। इसका मतलब हुआ कि इससे जांच करके 2% लोगों की जान को मुफ्त में ही सांसत में डाल दिया जा रहा है। दूसरे अर्थ में यह भी कह सकते हैं कि भारत में अब तक की गई 70 लाख जांचों में से करीब 1,40,000 लोगों की रिपोर्ट गलत आई होगी और सिर्फ इस गलत जांच की वजह से इनकी सांस ऊपर नीचे हो रही होगी। यह खत पढ़ते पढ़ते जांचों की संख्या बढ़ गई होगी तो उस हिसाब से गुणागणित आप कर सकते हैं। कई मामलों में यह किट 40-50% तक गलत रिपोर्ट दे रही है। आए दिन निगेटिव को पॉजिटिव बता देने की खबरें मीडिया में हम देख ही रहे हैं। आखिर संक्रमितों की सही संख्या का अंदाज़ा ऐसे टेस्ट के भरोसे कैसे लगाया जा सकता है? सही या गलत टेस्ट रिपोर्टों की बात करते हुए यहीं पर अगर दुनिया भर में पॉजिटिव आने वालों के प्रतिशत पर ध्यान दें तो इस देश में आज की तारीख में कम से कम 15 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ यह मज़ेदार बात भी याद रखिए कि भारत में इन्फ्लुएंजा यानी टाइप ए वायरस पॉजिटिव हर साल करीब 1 करोड़ आंके जाते हैं, पर किसी RT-PCR टेस्ट किट से जांच की जाए तो यह संख्या भी 10-15 करोड़ ही मिलेगी, क्योंकि बीमार होने से यहाँ मतलब नहीं है, पॉजिटिव मिलना ही काफ़ी है। बात साफ है कि जांचों का दायरा जितना बढ़ेगा संक्रमितों की संख्या उतनी ही ज़्यादा निकलेगी। यूँ भांति भांति के वायरसों पर अलग अलग जांच किटें बन जाएं तो हम में से जाने कितने लोग खतरनाक वायरसों के पॉजिटिव निकलेंगे। वास्तव में मेडिकल जांच सिर्फ उन लोगों की करने की ज़रूरत है जिनके शरीर पर बीमारी के कुछ लक्षण दिखाई देने लगें या जो सेहत की परेशानी महसूस कर रहे हों। ऐसा ही अभी तक अन्य बीमारियों में होता रहा है। ऐसा करके हम बीमार पड़ रहे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मुहैया करा सकते हैं। जब यह बात स्पष्ट है कि 80% लोगों को ज़्यादा परेशानी होनी ही नहीं है और वे बगैर दवा के खुद ब खुद कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव या कहें पूरी तरह ठीक हो जाने वाले हैं, तो उनकी जाँच में ऊर्जा और देश का संसाधन बर्बाद करने का आखिर क्या मतलब? हमारे आसपास के वातावरण में हजारों लाखों जीवाणु विषाणु हमेशा मौजूद हैं और हमारी सांसों में घुलते रहते हैं। वे फायदेमंद भी हैं और नुकसानदेह भी। हमारा शारीरिक तंत्र कमज़ोर पड़ गया हो तो कोई नुकसानदेह वायरस असर दिखाने लगेगा, वरना तो वायरस बैक्टीरिया हमारे संगी साथी ही हैं और प्रकृति ने उनसे लड़कर हमें मजबूती देने के लिए ही उनकी मौजूदगी हमारे इर्द गिर्द बना रखी है। असल में बात पॉजिटिव निगेटिव की नहीं, हमारी जीवनी शक्ति या रोग प्रतिरोधक शक्ति की होनी चाहिए। सूरज की रोशनी और साफ हवा संसार के सबसे बड़े एंटीवायरल उपादान हैं, इसलिए हमें साफ हवा पर काम करने की ज़रूरत है। जितना हो सके जंगल लगाने की बात सोचनी चाहिए। हवा पानी से प्रदूषण समाप्त करने पर जोर देना चाहिए। आहार विहार बेहतर बनाने की कार्य योजना तैयार करने की बात करनी चाहिए। जो भी हो, सामान्य निष्कर्ष यही है कि यह वायरस उतना खतरनाक नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। अलबत्ता इसका हमला हमारे श्वसन तंत्र पर है तो उस हिसाब से बचने के उपाय भी ज़रूरी हैं। यह बात साफ हो चुकी है कि यह मारक तभी बनता है जब मरीज पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त रहा हो। कुछ कमज़ोर दिल वाले लोग डर की वजह से हिम्मत हार रहे हैं तो वह अलग बात है। फिलहाल ये कुछ उपाय आप याद रख सकते हैं ताकि मुश्किल आए तो सामना कर पाएँ। मैं जनवरी से ही इस तरह के उपायों के बारे में लगातार लिख रहा हूं। मैंने खुद इन उपायों को तमाम लोगों पर आजमाया है। सरकार तो मुझे कोरोना मरीज़ देने से रही, पर कई कोरोना मरीज़ फ़ोन वगैरह पर मुझसे संपर्क करते ही रहे हैं और इन्हीं उपायों से मैं उनको परेशानी से बाहर निकालने में मदद करता रहा हूँ। ये उपाय श्वसन तंत्र की कई और बीमारियों में भी आपके काम आएंगे। इन्हें ज़रूर आप ध्यान से सुनिए। पहला उपाय, आपके पास कोई दवा न हो, किसी दवा की जानकारी न हो और संक्रमण के शिकार हो गए हों तो स्थिति की गंभीरता के हिसाब से 1, 2 या 3 दिन के उपवास पर आ जाइए। दिन भर गर्म पानी पीजिए, मौसमी संतरे का रस पीजिए या सीधे ये फल चूसिए। इन फलों की उपलब्धता न हो तो दिन में कई बार 1-1 गिलास करके नींबू पानी शहद लीजिए। उपलब्धता हो तो दिन में 5-6 गिलास नारियल पानी पीजिए। सामान्य स्थितियों में समस्या इतने भर से काबू में आ जाएगी। आराम मिलने के बाद धीरे धीरे फल सलाद से शुरू करके ठोस आहार पर आइए। उपवास में
यह सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। आसपास प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हो तो उसकी शरण में जाएं, आप मज़े में ठीक हो जाएंगे और दूसरी बीमारियों के लिए भी आपकी इम्यूनिटी कुछ बेहतर हो जाएगी। दूसरा उपाय, तुलसी, दालचीनी, सौंठ, मुलहठी, काली मिर्च और लौंग का काढ़ा बनाकर चाय की तरह दिन में 2-3 बार पिएं। इन सारी चीज़ों में श्वसन तंत्र को बल देने के अद्भुत गुण पाए गए। इस नुस्खे को मैं बहुत पहले से बताता रहा हूं और लोग इससे फ़ायदा भी महसूस करते रहे हैं। बाद में आयुष मंत्रालय ने भी इस नुस्खे को अपनी एडवाइजरी में शामिल किया। यह जानना दिलचस्प होगा कि सन 2018 में जब स्पेनिश फ्लू फैला था तो रोग के प्रसार वाले कुछ इलाकों में दालचीनी की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में किसी को भी संक्रमण नहीं हुआ। इस काढ़े की ताकत और बढ़ानी हो तो इसमें 5 चीज़ें आप और मिला सकते हैं। ये चीज़ें हैं छोटी इलायची, बड़ी इलायची, पीपर, जावित्री और जायफल। बेहतर रहेगा कि सौंठ, काली मिर्च, पीपर और मुलहठी को बाकी चीज़ों की तुलना में दूनी मात्रा में मिलाएं। मतलब यह कि शेष चीज़ें 1-1 ग्राम हो तो इन चारों की 2-2 ग्राम मात्रा लें। सबका चूर्ण बनाकर एक में मिलाकर किसी शीशी में रख लें। एक बार के लिए 2 से 5 ग्राम मात्रा पर्याप्त है। बीमारी के इस समय के हिसाब से इस काढ़े को आप जादुई कह सकते हैं। जहाँ भी इसे दिया गया मरीज हफ्ते 10 दिन में पॉजिटिव से निगेटिव हो गए। आंतों में अल्सर हो, पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, गर्भावस्था हो तो किसी वैद्य से सलाह करके इसे सेवन करें तो ज़्यादा बेहतर है। सामान्य स्थितियों में ऐसे लोग सौंठ, लौंग, काली मिर्च, पीपर और जायफल की मात्रा कुछ कम करके चूर्ण बनाएं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि राजस्थान में चूरू का गांधी विद्या संस्थान इसी तरह का 1 लाख पैकेट काढ़ा पाउडर प्रतिदिन तैयार कर रहा है। हमारी सरकार ने थोड़ी तत्परता दिखाई होती तो इस समय सिर्फ यह काढ़ा ही पूरी दुनिया में हमारा जलवा बनाने के लिए काफ़ी था। ज़बरदस्त व्यापारिक लाभ भी तो खैर मिलता ही। तीसरा उपाय है गिलोय या गुडची। तीनों दोषों यानी कफ, पित्त, वात से पैदा होने वाले सभी तरह के सामान्य ज्वर को काबू में करने के लिए बहुत पुराना आजमाया हुआ उपाय है। इसका काढ़ा बनाकर सवेरे शाम ले सकते हैं। जब भी लें तो कम से कम 21 दिनों तक ज़रूर लें। 21 दिन को कोई अंधविश्वास न समझें, इसका मज़ेदार विज्ञान है पर अलग से चर्चा का विषय है। चौथा उपाय, श्वसन तंत्र को मजबूती देने के लिए गर्म दूध में हल्दी मिलाकर रात में सोने से पहले पी सकते हैं। इसके बजाय दिन में 1 आध बार पानी में थोड़ा सा हल्दी चूर्ण मिलाकर भी ले सकते हैं। पांचवा उपाय, दिन में 3-4 टमाटर खाएं या 2-3 मौसमी चूसें तो आपके शरीर को आवश्यक विटामिन सी मिल जाएगी और इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद मिलेगी। 1 गिलास अनार का रस इम्यूनिटी बढ़ाने के अलावा पूरी गल नलिका को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। छठा उपाय, एक महत्वपूर्ण शोध यह है कि जिसके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर अच्छा होगा कोरोना वायरस उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ऑक्सीजन का स्तर बरकरार रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका नियमित प्राणायाम करना है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और शीतली शीतकारी प्राणायाम सवेरे खुले में बैठकर ज़रूर कीजिए। 10-15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कीजिए। सर्दी का समय हो तो शीतली शीतकारी मत कीजिए। सातवां उपाय, संक्रमण से बचने के लिए होम्योपैथी दवा आर्सेनिक अल्बम हफ्ते भर सवेरे, दोपहर, शाम 3 बार लीजिए। फिर कुछ दिनों तक सवेरे दिन में 1 बार ले सकते हैं। जो लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं वे केवल 3 दिनों तक दवा ले लेंगे तो उनके शरीर में इतने भर से ही कोरोना जैसे लक्षणों से लड़ने की इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी। 1 आध महीने बाद चाहें तो इसी तरह 3 दिन फिर से दवा ले सकते हैं। याद रखिए, गोलियां हो तो दवा जीभ पर रखकर चूसनी है और द्रव रूप में हो तो 2-3 बूंद जीभ पर टपका लेनी है। दवा लेने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद तक पानी के अलावा कुछ भी खाना पीना नहीं है। संक्रमण हो गया हो तो भी यह दवा काम आएगी पर लक्षणों पर ध्यान जरूरी है। इसके मरीज को बार बार प्यास लगती है पर घूंट 2 घूंट से ज़्यादा पानी नहीं पीता। घबराहट होती है, पानी पीते ही उल्टी हो जाने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। सूखी खांसी तो खैर हो ही सकती है। इन लक्षणों के आधार पर दवा लेंगे तो आप आसानी से ठीक हो जाएंगे। 8वां उपाय, कैम्फर 1M भी इसी तरह ले सकते हैं। यह भी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। जिन इलाकों में कोरोना मरीजों में दस्त लगने के हैजा जैसे लक्षण हों वहाँ के लिए यह इलाज में भी रामबाण की तरह असर दिखाएगी। इसके मरीज के शरीर की त्वचा ठंडी महसूस होती है, बावजूद इसके वह खिड़की दरवाजे खुले रखना चाहता है, ठंडी हवा चाहता है। तो इस लक्षण पर खास तौर से आप ध्यान दीजिए। 9वां उपाय है इन्फ्लुएंजीनम 30 तथा एकोनाइट 30 की 2-2 बूंदें जीभ पर टपका लें। दिन में 1 बार कई दिनों तक रोज़ ले सकते हैं। केवल 4-6 दिन लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। संक्रमण से बचने के अलावा यह नुस्खा इलाज के समय भी काम आ सकता है। जब भी लगे कि रोग का अचानक आक्रमण हुआ है, सिरदर्द, छींकें, गले में खराश वगैरह शुरू हो गए हैं तो किसी भी बीमारी में इस नुस्खे को आप याद कर सकते हैं। 10वां उपाय, बुखार हो, देर में ठंडे पानी की प्यास लगे, बिना हिले डुले चुपचाप लेटे रहने का मन हो, सिर दर्द 1 सा लगातार बना रहे तो ब्रायनिया 30 4-4 घंटे पर लीजिए। तरीका वही है
की गोली हो तो 4-4 गोली जीभ पर रखकर चूसें और द्रव रूप में दवा हो तो 2 बूंद जीभ पर टपका लें। 11वां उपाय, जब साहस जवाब देने लगे, मरीज हतोत्साहित होने लगे, कमजोरी के साथ कंपकपी हो, सोते रहने की इच्छा हो और रोगी ऊँघता रहे तो जैल्सीनियम 30 को याद करना चाहिए। भय, चिंता या हड़बड़ी वगैरह के चलते दस्त लगने की प्रकृति हो तो भी जैल्सीनियम काम करेगी, भले ही बीमारी कोई और भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी खांसी में घड़घड़ाहट होती है, इसका बुखार बहुत तेज़ नहीं होता, इतना आप ध्यान रखें। 12वां उपाय, अगर कभी ऐसा लगे कि लक्षण आर्सेनिक के हैं फिर भी आर्सेनिक से उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा तो आप आर्सेनिकम आयोडेटम 6 ले सकते हैं। इसके लक्षण आमतौर पर आर्सेनिक अल्बम से तीव्र होते हैं। जैल्सीनियम के साथ आर्सेनिक आयोडेटम को पर्याय क्रम से देने पर बीमारी और आसानी से काबू में आ सकती है। पर्याय क्रम का मतलब है कि जैल्सीनियम देने के 2 घंटे बाद आर्सेनिकम आयोडेटम दीजिए, अगले 2 घंटे बाद फिर जैल्सीनियम दीजिए। अंत में एक बात पर विशेष ध्यान दीजिए, ऐसे माहौल में हो सकता है कि कोई मरीज मानसिक रूप से इतना हताश हो जाए कि उसके मन में लगातार मर जाने का डर बना रहे। मानसिक लक्षण अगर गहरा हो तो सिर्फ इसी आधार पर होम्योपैथी दवा का चुनाव किया जा सकता है। मरने का डर एकोनाइट, आर्सेनिक और जैल्सीनियम तीनों में है। इसके अलावा बाकी के लक्षण जिस दवा से ज़्यादा मेल खाए उस दवा को आंख मूंद कर दे दीजिए, चमत्कार हो सकता है। इन दवाओं के लक्षण सैकड़ों में हैं, पर मैं यहाँ सिर्फ संभावित लक्षणों के हिसाब से इनके बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इन उपायों को समझदारी से अपनाएंगे तो आपको किसी अस्पताल या डॉक्टर की शरण में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खत लंबा है, पर उम्मीद करता हूँ इसे सुनते हुए आपके मन से महामारी का डर ज़रूर कुछ कम हुआ होगा। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का महायज्ञ शुरू करें। वंदे मातरम।